नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। रिजवान भाई का वीडियो यार बहुत मज़ा आता है क्योंकि पॉलिटिक्स सुनने में और समझने में अच्छे हिसाब से समझाते हैं। एक तरीका भी अच्छा यूज़ करते हैं जो कि अच्छे अंदाज में समझ में आए। तो चलो अभी हम और एक नया वीडियो जो कि कल लॉन्च किया था उन्होंने, वो वीडियो के ऊपर व्यू देखेंगे हम। आप भी साथ में मिलके देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा जो हमने बीजेपी का देखा था, जो 400 पार का नारा था, मगर फिर भी अच्छा ही करी है मेरे हिसाब से तो लगता है। ठीक है, चलो पहले हम वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जय श्री राम। काल सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत से लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। अब ये बधाई का मौका तो नहीं है कि आपने जो विश्लेषण किया वो बाकी लोगों से हट कर था। मैंने देखो साथियों, कभी आज का जो ये वीडियो बनेगा ना, इसमें एक सिंगल कट भी नहीं होगा। अगर कोई गैप भी आएगा ना तो मैं अपने एडिटर को बोलूँगा कि वो भी ना काटना। तो मैं वो आदमी हूँ, आप लोगों को पता होगा, जिसने अब की बार 400 पार का, याद करिए, मैंने कभी नारा नहीं नहीं करेंगे, नहीं बोले। बीजेपी का मैं 295 ±3-4% पर मैंने कहा था। मैं लोअर की तरफ हूँ, 295 ±3-4%। मेरे आकलन से भी सीटें बहुत कम आईं। बाकी जो 15 वो हुए सर्वे हुए, वहाँ तो वो बिल्कुल ही गलत साबित हो गए। जो 295 की इंडिया अलायंस बात कर रहा था वो भी गलत साबित हो गए। पर मैं आप लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहा था। मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने बीजेपी की 300 से कम सीट चुनाव शुरू होने से पहले लोअर एंड पर आप लोगों को बताई थी, और एंड तक मैं उसी पर रहा। अब मैं इस वाले वीडियो में बीच में एडिट करके कुछ नहीं दिखाऊंगा। कल के मैंने वीडियो में बोला था बीजेपी 272 260 भी जा सकती है, पर सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिलेगा, कुछ सोच के बोला था। उसके बाद मैंने एक मीम भी शेयर किया था, बिकॉज मैं एक नेगेटिव स्लाइड देख रहा था। यस, वो इतनी नेगेटिव होगी ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय देश के बड़े चैनल थे, जो 350 बीजेपी 400 पार, आखिर तक मैं कहता रहा कि मैं उस चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और कभी भी मैं बहाव के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूँ। आई स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद मैंने आज से अभी 1 घंटा पहले एक रील डाली है इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी डाली है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। 245 बीजेपी पहुंच रही है, बड़ी अच्छी बात है, और 295 एनडीए पहुंच रहा है। ये भी अच्छी यानी लगभग 55 सांसद बीजेपी टू प्ले सेफ एनडीए के अपनी बैकअप में लेके चल रही है, क्योंकि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी से भी बहुत कम आ गई है। क्या इन 55 सांसदों को नरेंद्र मोदी जी एडजस्ट कर सकते हैं? क्या उनकी ब्लैकमेलिंग ये एडजस्ट कर सकते हैं? इस 295 में टीडीपी भी है। टीडीपी की आप लोगों को एक बात बता दूं, और जेडीएस की भी एक बात बता दूं, कि इस कैंपेन के दौरान जेडीएस ने और टीडीपी ने बीजेपी से कह दिया था कि हमारा जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें हमको मुस्लिम से भी वोट मिलता है, तो यहाँ पर आपकी जो कैंपेन होगी वो ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ के चलिएगा, चीज़ें जोड़ के समझा रहा हूँ। अच्छा। और आज एक बहुत बड़ी बात करूँगा और बहुत बड़ा फैसला आप लोगों को सुनाऊँगा। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। ओके। तो भाई, क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी 245 सांसद लेकर 295 में अपना जो उनका मैनिफेस्टो है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फलाना कंट्रोल, ये वो, अग्निवीर, न्यू लॉ वगैरह वगैरह, क्या उसको निभा सकते हैं? या तो आप कहिए लोगों ने निभाया है तो ये भी निभा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अटल बिहारी जी की तरह अगर इनको निभाना है कि उस 6 साल के बाद इतना बुरा हाल हुआ उस निभाने के चक्कर में कि अटल जी ने और अडवाणी जी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 370 को भी अलग कर दिया, राम मंदिर को भी अलग कर दिया था, यूसीसी को भी अलग कर दिया था जब अटल जी की एनडीए बनी थी। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी आ जाती हैं। सोनिया गांधी शायद मात्र 150 सांसद लेके आई थी। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है कि पूरा विपक्ष मिलकर, कोई वोट डिवाइड ना हो, पूरी एक विशेष वर्ग कौम मिलकर जोर लगाकर
बीजेपी लगभग 250 सीटों तक, 245 सीटों तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का पावर क्या होगा। पूरी कौम, उन्होंने फाइनली, बीजेपी ने यह बता दिया ऑपोजिशन को कि पूरा गठबंधन कर कर, एक वोट भी डिवाइड ना कर कर, पूरी कौम एक तरफा वोट डालकर भी तुम 272 नहीं पहुंच सकते। और जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, वो शायद 98, 99, 97, 96 कांग्रेस पार्टी बन के उभर रही है। इतने सब इंतजामात के बाद, तो इस बात के लिए 2 टर्म पूरे होने के बाद तो भाजपा को बधाई है। और जैसा मैंने कल कहा था अपने विशेष भाइयों से कि भाई वोट डालकर तुमने देख लिया, अगर मोदी अपने पर आ जाए तो फिर शपथ मोदी ही लेगा, अगर अपने पर आ जाए, जो मैं नहीं चाहता। तो सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने जब 2004 में शपथ ली थी तो शायद इनके सिर्फ 150 सांसद थे। उसमें क्या हुआ 10 साल, ये भी आपने देख लिया। क्या बंदर बाट हुई है, क्या छींचा लीदर हुई है कि 150 से कांग्रेस 42 सांसद पर 2014 में आ गई थी। अगर इस तरह से मोदी जी को सरकार चलानी है तो उन्हें आज लाख लाख बधाई कि नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा टर्म अपना पूरा करेंगे और तीसरी बार शपथ लेंगे। विपक्ष की इतनी मुहिम के बाद, पदयात्राओं के बाद, भारत जोड़ो, 8,500 रुपये ठका ठकाएगा, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, दौलत लोगों की बांटी जाएगी, पूरी कौम एक तरफा, और उसके बावजूद भी शपथ नरेंद्र मोदी लेने जा रहा है। वो कद का आदमी है, वो कद का आदमी। नरेंद्र मोदी जी को बधाई। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ली 245 पर, तो कम से कम 55 सांसद तो इनके बाहर के होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी उनको झेल पाएंगे, पहली चीज। और उसके साथ साथ क्या नरेंद्र मोदी जी 97 सीट्स वाली कांग्रेस और 35 सीट वाली सपा और 32 सीट वाली ममता को लोकसभा में झेल पाएंगे? हाँ, मेरा जवाब है झेल पाएंगे। बस वो मेरे भाई झेलना ही कहलाएगा, वो सरकार चलाना नहीं कमाएगा। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जैसा 2000 स्पेशली 2008 से लेकर 2014 तक, 9 से लेकर 14 तक था। तो इस तरह अगर मोदी जी को सरकार चलानी है तो उनको लाख लाख बधाई है। अग्निवीर स्कीम वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, नए कानून वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने पर तैयार हो जाएं, मथुरा ज्ञानवापी की बात करने को कर जाएं, कहो ऐसे हालात हो जाएं कि यूसीसी की बात करनी बंद कर दें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी बंद कर दें, फलाना फलाना इतनी बातें फिर वो करनी बंद कर दें। ठीक, वो अगर ये सब बातें बंद करके सरकार चलाना चाहते हैं तो मैं अपनी बातें करना बंद नहीं करूंगा। ठीक, आप लोग फिर मुझसे बुरा ना मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन मैं बीजेपी से कुछ नहीं लेता, मैं तो सत्य की बात करता हूं। बार बार बोला है, वो सत्य फिसल के जब मोदी जी की तरफ हो जाता है तो लोग समझते हैं मैं मोदी जी का वक्त हूं। ये सेंटेंस आज नहीं मार रहा हूं, ये मैं 100 बार बोल चुका हूं। तो भैया फिर अगर ऐसी सरकार चलेगी, मोदी जी अगर बंदर बाट कराने को तैयार हैं, तो इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। भाजपा का और मोदी जी का अंत की शुरुआत उस शपथ से होगी जो बंदर बाट के बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी शपथ लेंगे, और 29 आते आते सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। दी एंड, अंडरलाइन, फुल स्टॉप, बात खत्म। तो इसमें भाई मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। मैं किसी के लिए रफू करने के लिए मेरा छोटा सा मंच नहीं बैठा है। मुझे भाई किसी से कोई लाभ नहीं हो रहा है, माँ कसम बाप कसम, मुझे किसी से कोई लाभ नहीं है। मैं अपने सिद्धांतों को, छोटे मोटे सिद्धांतों को, आपने प्यार दिया, आपने समर्थन दिया तो मिशन भारत चलाऊंगा। अगर क्षमता होगी अपने दम पर चलाऊंगा, नहीं होगी बंद कर दूंगा। अपनी लॉ देखूंगा, अपना काम देखूंगा, अपनी एग्रो फार्मिंग करूंगा, सरसों का तेल निकालूंगा, वो अपने क्षेत्र में बेचूंगा, और मेरी जिंदगी जितनी बची है वो चली निकल जाएगी। सही बात है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं संबोधित करते हुए, देश की जनता का शुक्रिया करते हुए, कि जो मैंने सपना भारत का देखा था 29 से 47 तक, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जो मेरा एजेंडा था,
इस जनादेश पर मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मन बनाया है मैं विपक्ष में बैठूंगा। तो रिजवान अहमद आज अनाउंस कर रहा है कि मैं ऑफिशियली बीजेपी को मेल कर कर और अपने जो परिचित लोग हैं उनको मेल कर कर और अपने मॉडरेटर्स चैनल्स वालों को मेल कर कर मैसेज कर कर ये ऑफर देने जा रहा हूं कि मैं भी भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा का प्रवक्ता बनने को तैयार हूं। आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन लीजिए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में बैठने को तैयार होते हैं और जनता से कहते हैं जो 8,500 के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एमएसपी के लिए, जातिवाद में फंस के जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विकास की पॉलिसी को या किसी चीज को धोखा दिया है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया सरकार तुम ही बना लो, अब सरकार तुम ही बना लो, चंद्रबाबू जाता है तो जाए, नीतीश जाता है तो जाए, तुम बना लो। देश को दिखा देंगे कि उसने अपना वोट किसको दे दिया। और जब इंडी अलायंस में बंदर बाट होगी, जब लूट मचेगी, जब पॉलिसी पैरालिसिस होगा, यही समझ में नहीं आएगा इन्हें कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और जुलाई से महिलाएं खड़ी होंगी कि लाओ हमारा 8,500, अगस्त से किसान खड़े होंगे कि लाओ हमारा एमएसपी, फिर वो अति पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा कि करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अमीरों का लेके हमें दो। होने बेटा कुछ नहीं जा रहा, बंदर बाट हो जाएगी। इंदिरा और मोरारजी का जमाना याद करो, बड़ी हाहाकार कर कर चुनाव जीत कर, ये तो सारी मेहनत कर कर पूरी कौम अपना ताकत झोंक कर आज खुश हो रहे हैं, और तब भी 2030-2032 पर आके हाँप गए हैं। तो मोदी जी कहें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी सरकार अब आप इन्हीं से बनवा लो। ये बगले झांकेंगे, एक मुहावरा है ना, बगले झांकना, यानी समझ में। और कांग्रेस अकेली जो है वो खुद के बल पे लेके आई है 99 सीट, जो एक टाइम पर पूरी बहुमत की सरकार बनाने वाली सरकार आज सिर्फ ओनली 99 पर आकर रुक गई है। अब ये पूरों को मिलकर कितने में आ गई है वो 232 पर। अब 232 में आ गए। अब इसमें पूरी गड़बड़ी रहेगी यहाँ पर कि एक बोलेगा मेरे को ये बनना है, दूसरा बोलेगा मेरे को वो बनना है, तीसरा बोलेगा ये बनना है। ये लोगों का मज़ा अब निकलेगा। सही बोल रहे हैं आप। मोदी जी को बोलना चाहिए कि भाई मैं विपक्ष में खड़े रहूँगा, आप ले लो सीट बोलकर दे देना चाहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की सीट। जब मज़ा आता है गेम नहीं आना कि ये गेम क्या कर दिया, ये शेर छलांग लगाने से पहले 4 मीटर पहले क्यों से चला गया। हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो सोचा था कि बंदर बाट की एनडीए की सरकार बनेगी और हम विपक्ष का रोल प्ले करेंगे और 29 आते आते हम अपने दम पर 300 पहुंच जाएंगे। यार मोदी ने तो गेम ही पलट दिया। उसने कहा 29 क्यों, तुम अभी सरकार चला लो। क्या ये सरकार चल पाएगी? पॉलिसी पैरालिसिस होगा भाई साहब, लोकतंत्र का चीरहरण हो जाएगा और चल अंदर उसको अंदर भेजो। एक बात तो साबित हो गई 2 कौड़ी के कि यार देश में डिक्टेटरशिप तो है ही नहीं। क्या कभी ऐसा सुना है कि डिक्टेटर चुनाव हार गया, ईवीएम भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, वीवीपैट भी ठीक हो गई? अच्छा तो भैया ये तो एक साबित कर दिया मोदी ने कि मैं डिक्टेटर नहीं था, मैं तो विपक्ष पे बैठने को तैयार हूं। और मौका इनको दे दें 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर तुमने इनको मौका दे दिया, 6 महीने से साल भर के अंदर इनकी सरकार, भाई साहब इस देश में फिर से लोकतंत्र के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। और उससे पहले बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि मैं विपक्ष में बैठने को तैयार हूं, तो भाई साहब इनकी सरकार बनने तक की नौबत नहीं आएगी और 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगने लगेगा। उसके बाद 6 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव होगा और फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे यार इन्हीं को 8,500 रुपए के लिए वोट दिए थे तुम, अबे हमने तश्तरी में इनको दे दिया मौका कि लाओ चला लो सरकार। और इनकी औकात नहीं है कि अपना ये सरकार चला लें। ये सरकार चलेगी? तेजस्वी का रेलवे मिनिस्टर लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? ममता बनर्जी को होम मिनिस्टर अरे उनको तुम इस दहलीज पर खींच के लाओ कि आओ बनो होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, आओ बनो रेलवे मिनिस्टर, आओ बनो बेटा तुम फॉरेन मिनिस्टर, आओ। और ये देश और दुनिया देखेगी कि देश कैसे बर्बाद होता है, देश कैसे बर्बाद होता है। कहाँ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहाँ जाएगा मार्केट, कहाँ जाएगा 8,500 रुपए, कहाँ जाएगा एमएसपी,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कहाँ जाएगा सिलेंडर और कहाँ जाएगा पेट्रोल, फट के हाथ में आ जाएगी। बस सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को इस टाइम वो काम करना है कि जब सिचुएशन बिगड़े तो ऐसा काम कर जाओ जिसकी लोगों ने जिस चीज़ की तुमसे अपेक्षा ही नहीं की हो, जिसको बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स। और अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें, जैसी भाई 29 में फिर जाना है, फिर ऐसी सरकार बनाकर 29 में जाना है। अगर ऐसी सरकार बनाकर वो सोचेंगे कि इसको जेल में डाल दूंगा, राहुल को जेल में डाल दूंगा, तो बहुत तगड़ा रिएक्शन होगा। जो वीडियो मैंने कल बनाया था, फिर ये नहीं माना जाएगा कि नैतिकता के आधार पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। पूरा समाज ये कहेगा कि डर के कार्रवाई करी जा रही है 29 के मारे। भैया कुछ ना कर पाओगे, बता रहा हूं। तो भैया ये सरकार चल नहीं पाएगी। फिर वो बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा भाजपा का, बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा योगी जी का, बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा एनडीए का, और इनका सूर्य उदय होगा 29 में। इनका सूर्य उदय अभी करवा दो, 29 का इंतजार ना करो। बंदर बाट में फंस के बहुत नुकसान उठाओगे। तो नरेंद्र मोदी जी अगर बंदर बाट कर 55 अलग सांसदों को लेकर कमजोर लाचार सरकार अटल जी के लोग, क्योंकि बार बार कहेंगे अरे पहले भी तो बनी थी, चली तो थी, अटल जी की तरह और सोनिया जी की तरह, मनमोहन सिंह जी का बनाते हैं, तो भाई मुझसे ज्यादा उम्मीद ना करना। आप लोगों का दिल दुखेगा, क्योंकि मैं अपनी नैतिकता इस एज में बिना किसी स्वार्थ के नॉर्मल रूटीन में रहा तो 20-25 साल बाद मर जाऊंगा। मैं अपनी नैतिकता दांव पर नहीं लगाऊंगा, ये मेरा अटल विश्वास है। पत्थर की लकीर भी नहीं कह सकता ये लकीर मेरे दिल में, मेरे सीने में खिंची हुई है कि मैं अपनी नैतिकता को दांव पर नहीं लगाऊंगा। और अगर मोदी जी पद छोड़ते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, तो मैं अपने आप को समर्पित करूंगा और ऑफर करूंगा, वो मुझे बनाए ना बनाए, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा है कि लोग अवॉइड करते हैं एंड में मुझको, ठीक है, पर मैं ऑफर करूंगा और पब्लिकली आप लोगों के सामने करूंगा कि मैं ऑफर कर रहा हूं। मैं अगले चुनाव के लिए अपनी ज्ञान को, अपनी वाणी को, अपनी ओरेटरी को नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए समर्पित करना चाहता हूं, नैतिकता और सिद्धांत के आधार पर। लेकिन कुर्सी का शौक, अटल जी वाला शौक, मनमोहन सिंह जी वाला शौक, सोनिया वाला शौक, वो जो गलती की थी राहुल ने और सोनिया ने, आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज तक पूरा भारत पैदल घूम लिया, सारे एक मंच पर आ गए, तब भी 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। ये उसी की गलती है जो मनमोहन सिंह के बीच में जो बंदर बाट वाली सरकार बनाई थी, लोग आज तक गालियां दे रहे हैं। 29 के बाद भाजपा इस देश में 10 साल 20 साल नहीं आएगी, अगर मोदी जी ने इस बार टूटी फूटी सरकार बना ली। जो भागना है जिसको भागना दो। तो मेरा ऑफर है, अगर टूटी फूटी सरकार बनती है, अगर बीजेपी में गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस आता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, फलाना धमाका, नेशनलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, इसमें बीजेपी कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, तो आज से रिजवान अहमद से आप लोग, मैं क्यों बोलूं, मैं बीजेपी के खिलाफ रहूंगा। अच्छा काम करेंगे तो उनकी बात बोलूंगा, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा। निराश करूं तो छोड़ के चले जाइएगा, ज्यादा निराश करूं तो मिशन भारत को कंट्रीब्यूट ना करिएगा। लेकिन मैं भैया रफू तो कर सकता हूं, मैं जीवन में पेवन नहीं लगा सकता किसी के लिए, अपने लिए भी। और अगर नरेंद्र मोदी छोड़ते हैं तो मैं अपनी सर्विसेज बीजेपी को एज अ स्पोक्स पर्सन समर्पित करना चाहता हूं। वो एक्सेप्ट करें ना करें ये उनकी मर्जी है, इससे साफ आप लोगों से और कोई नहीं बोल सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। पर मोदी जी को बधाई कि 10 साल बाद पूरा विपक्ष एक होकर, फिर 10 साल बाद जब चुनाव होंगे तब क्या है मालूम है, मज़ा आएगा गेम खेलने का। जब यही चीज़ को फिर लागू किया जा सकता है, हमारे का नहीं रहेगा जब निर्णय कि ये लोग क्या है मालूम है 6 महीने सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए, क्योंकि ये इतनी पार्टियां मिल चुकी है, 28 पार्टियां मिलकर बनाई सरकार है, तो इसमें दम नहीं रहेगा। हमको ही क्या है मालूम है, फिर बाद में कैसा भी हमको ही बनाना पड़ेगा। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर उसके बाद फिर सरकार, फिर इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के बाद जब समझ में आएगा लोगों को कि क्या करना चाहिए था, हम गलत करें बोलकर। अभी नहीं समझ में आता। आप जितना अच्छे से पूरा अपना आइडियोलॉजी की ऐसी की तैसी कर और हाँ, उसको भी लेके चलना है, उसको भी लेके चलना है। देख लिया ना तुम्हें किसने वोट दिया, मोदी जी बड़ा प्यार बांट रहे थे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ भैया, ये ना करा करो, पहले से कह रहा हूँ ये ना करा करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिला मोदी जी।
जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। जय श्री राम। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल।